एनजीओ है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम 1 साल तक स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट होगा तब तक के लिए हम स्पॉन्सरशिप जो है हम काम शुरू हुआ तो वो उन्होंने जो है समाज के लिए नहीं अपने पेट भरने के लिए काम किया। टैलेंटेड बच्चा होगा उसको हम स्पॉन्सर करेंगे, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का एक प्रोग्राम। नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। गांव का नया सवेरा, ज़मीनी हकीकत के साथ किसानों का सच्चा साथी। एक बार आपको लेकर के चलते हैं ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन एनजीओ संस्था में जो साथी काम करते हैं चौधरी गजेंद्र सिंह। इनसे कुछ बातें होंगी और इसके बारे में आपको दिखाएंगे क्या बताते हैं चौधरी गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन जो एनजीओ का आपने पहल की है, शुरुआत की, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। इस संस्था के क्या क्या उद्देश्य हैं और इसका गठन कब किया गया है और क्या उद्देश्य हैं इस संस्था के। सर्वप्रथम तो मैं एनवीआई न्यूज़ चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि हमारे जो ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन है उसका कवरेज कर रहे हैं, और साथ ही और भी जो मीडिया बंधु हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि समय समय पर एनजीओ की जो गतिविधियाँ हैं उनको कवर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन तक ये सारी सूचनाएँ समय समय पर पहुँचती रहें। जिस तरीके से आपने ब्रज जो फाउंडेशन की जो संस्था का जो निर्माण किया है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं आपके। जी, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि एनजीओ की पहल कहाँ से हुई और ये इसकी स्थापना कब हुई। मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि 20 दिसंबर 2022 को एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने करवा लिया था। और जो ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन, जैसा कि आप नाम सुन पा रहे होंगे, ब्रज जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, ये जो हमारा आसपास का एरिया है, ये इसको ब्रज जो है हम बोलते हैं। और चतुरंगिणी शब्द जो है वो महाभारत से लिया गया है, और चतुरंगिणी का जो सिनोनिम्स है, पर्याय शब्द है, वो सेना से है। जी, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या कार्य करेगी और कहाँ तक पहुँचेगी ये आपकी ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन संस्था। जी, ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य तो ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। गजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन एनजीओ संस्था की स्थापना की है, इसमें आपने स्पोर्ट्स को ही क्यों चुना है? दूसरे भी कार्य को कर सकते थे। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, ग्रामीण विकास हो गया, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं किसी भी एनजीओ के। लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि स्पोर्ट्स में जितने भी कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि बच्चों की जो है मदद कर रही हो, उनको आगे ले जाने का काम कर रही हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं। गजेंद्र जी, जिस तरीके से मैं ब्रेक करूंगा आपकी बात को, आपने कहा कि कोई मदद नहीं कर रही है संस्थाएं, आप उसकी मदद कर रहे हैं। इसमें आपकी ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन संस्था बच्चों को दे क्या रही है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जैसे जो प्रतियोगिता होगी उसमें सर्वप्रथम जैसे 5 न्याय पंचायतों की प्रतियोगिता है हरौदा क्षेत्र की, तो 5 न्याय पंचायतों में एक न्याय पंचायत करके जो है रनिंग होगी। उसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको एनजीओ की तरफ से जो है टी-शर्ट दी जाएगी। ऐसे ही दूसरी न्याय पंचायत की रनिंग होगी, उसमें भी जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको भी जो है एनजीओ की तरफ से टी-शर्ट दी जाएगी। ऐसे ही करके 5 न्याय पंचायतों की रनिंग होगी। उसमें से जो 15 बच्चे निकल के आएंगे, फिर सेकंड जो राउंड होगा उन 15 बच्चों का होगा, और उन 15 बच्चों में से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए एनजीओ की तरफ से एक ट्रैक सूट
और प्रथम पुरस्कार जो रखा गया है वो 3100 रुपये है, द्वितीय पुरस्कार जो रखा गया है वो 2100 रुपये है और तृतीय पुरस्कार में 1100 रुपये उन बच्चों को दिए जाएंगे। तो गजेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत तेज़ी से आया है, बहुत देर से चर्चा हो रही है आपसे, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जहां बालक वर्ग के लिए आपने प्रतियोगिता का आयोजन ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन के द्वारा करा रहे हैं, तो वहीं बालिका वर्ग भी पीछे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में आर्मी से लेकर के बीएसएफ, सीआईएसएफ और एयरफोर्स तक बालिका वर्ग का दबदबा है। तो क्या आपकी ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन एनजीओ में बेटियों के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है, इसके बारे में बताएं आप। जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बालक वर्ग की तहसील स्तरीय जो प्रतियोगिता का आयोजन जब किया जाएगा तो साथ में बालिका वर्ग की तहसील स्तरीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। तो जिस तरीके से आपसे बातें हो रही, दर्शकें आपको समझ सकें, दर्शकों की बात समझ में आ जाए, जिस तरीके से आपने फाइनल मुकाबला करा दिया, 15 बच्चों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, उनको आपने प्राइज़ दे दिया, उसके बाद में आपकी आगे की क्या कार्रवाई होगी उन बच्चों के लिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं वो आए हैं हरौता क्षेत्र में जो साउथ जोन की जो प्रतियोगिता हो रही है। ऐसे ही रक्षाबंधन के अवसर पर बेसवा क्षेत्र में जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड यही सेम प्रोसेस रहेगा। और फिर इगलास तहसील में जो इगलास क्षेत्र में जो प्रतियोगिता होगी उसी प्रकार से गौड़ा क्षेत्र में भी प्रतियोगिता होगी। और उनमें इस तरीके से पूरी तहसील में हमारे पास कुल 12 बच्चे होंगे जो अलग अलग जोन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं। तो उसकी प्रतियोगिता जो है, उन बच्चों की प्रतियोगिता तहसील लेवल पे जो है करवाई जाएगी उन 12 बच्चों की, और तहसील लेवल पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है हम लोग निकालेंगे। ये रहेगा हमारा 1 साल का पूरा प्रोसेस। जिस तरीके से कि आप 1 साल का प्रोसेस पूरा करने के बाद में आप तहसील लेवल पर जो फाइनल बच्चे निकालेंगे वो कहाँ पर आगे जाएंगे और कहाँ प्रतियोगिता का अपना प्रदर्शन करेंगे, और उनके लिए आगे की कार्रवाई क्या होगी और उनका फ्यूचर क्या होगा बच्चों का। हाँ, इसी प्रकार से जो सर्वप्रथम हम अपने ज़िले के जो तहसीलें हैं उन सारी तहसीलों में जो ये प्रतियोगिताओं का आयोजन अगले वर्ष तक करा लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कराने के बाद तहसील में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान जो प्राप्त करने जो बच्चों ने स्थान प्राप्त किए हैं, जो 6 तहसीलें हैं हमारी, 18 बच्चे जिनकी प्रतियोगिता जिला लेवल पर होगी, और वहाँ से जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बच्चे आएंगे और जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उन बच्चों को एनजीओ की तरफ से, अगर एनजीओ के पास सोर्स ऑफ इनकम इतना होता है कि हम खुद उनको अपने किसी हॉस्टल में रख के और तैयारी करा सकें एक अच्छे कोच के अंडर में, वो संभव हो सकेगा तो वो कराएंगे। नहीं तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बच्चे आएंगे, जो टैलेंटेड बच्चा होगा उसको हम स्पॉन्सर करेंगे। मान लीजिए कि अगर जैसे कि उस बच्चे का कहीं पे बाहर तैयारी करने के लिए जाता है, लखनऊ जाए या दिल्ली में तैयारी करे या जयपुर में करे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह के जो उसको कोच पसंद है उसके अंडर में तैयारी करे, तो उसको हम 1 साल तक स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट होगा तब तक के लिए हम स्पॉन्सरशिप जो है हम देंगे। मान लीजिए कि अगर बच्चे का जो खर्चा वो 12,000 रुपये आता है महीने में, तो लगभग हम जो है जैसे कि 8,000 रुपये 75% जो फीस है वो जो है हम वहन करेंगे। जिस तरीके से आपने बोला जिला स्तरीय उसकी प्रतियोगिता होगी, वो किसकी देखरेख में होगी और उसका जिम्मा किसके पास होगा? क्या इसमें आप सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर पाएंगे और ज़िले पर आप उस प्रतियोगिता को किस स्थान पर कराने का मूड है आपकी संस्था का? कोशिश तो यही रहेगी कि हम लोग जो है ये प्रतियोगिता जो अलीगढ़ लेवल पर ही कराएं, अलीगढ़ शहर के आसपास ही कहीं रखें इसका वेन्यू, और किसी भी मुख्य अतिथि को जो है बुलाने का भी काम हम लोग करेंगे। वो समय पर डिसाइड होगा कि किसको जो है हम बुला रहे हैं। जी, जिस तरीके से एक सवाल मैं आपको फिर घुमा के लाता हूँ उसी जगह पर, जिस तरीके से आपने 8 साथियों के नाम बताए कि उस संस्था को वो 8 साथी चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सरकारी एम्प्लॉय भी बताए आपने, तो क्या एक एम्प्लॉय 2 जगह काम कर सकता है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाभ के पदों पे नहीं रह सकता है।
यानी कि एनजीओ की तरफ से वो किसी भी प्रकार का निजी लाभ नहीं लेंगे, क्योंकि वो सरकारी तनख्वाहें प्राप्त कर रहे हैं जी। तो वो कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी बात ये भी यहाँ सवाल उठता है, दर्शक देख रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, कि जब आपने बताया कि एक एम्प्लॉई हमारे चौधरी मुकेश सिंह शायद कार्यरत बदायूं क्षेत्र में हैं इस समय, दूसरे साथी आपने बताया कहीं दूसरी जगह बताया, तीसरे साथी को कहीं तीसरी जगह बताया, तो इतनी दूर से किस तरीके से आपका फाउंडेशन ग्रोथ कर पाएगा और किस तरीके से आपकी कार्रवाई आगे हो पाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही बात है कि जितने भी मेरे साथी हैं जी वो सब बाहर हैं और मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन हम लोग जो है सैटरडे संडे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर लेते हैं। सारी तैयारियां समय पर चल रही हैं और क्योंकि जो हमने प्रतियोगिता जो भी हम कराएंगे, इवेंट कराएंगे, उसका समय हमने यही सोच करके होली, रक्षाबंधन और दीपावली पर रखा है, जिससे कि हमारे जितने भी साथी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या बाहर जॉब करते हैं, वो घर पर आ सकें। घर पर आएंगे तो होली पर लगभग लोग जो है फ्री रहते हैं, रक्षाबंधन पर फ्री रहते हैं, दीपावली पर फ्री रहते हैं, तो वो आएंगे और उस समय पर सब लोग उपलब्ध रहेंगे। चलिए, दूसरी बात आती है दर्शकों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बात कि आपका जो फाउंडेशन जो बच्चों का कंपटीशन कराएगा, प्रतियोगिता कराएगा, तो उसमें उम्र का क्या हिसाब रहेगा, एजुकेशन का क्या हिसाब रहेगा और किस क्रम से उन बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, क्योंकि बच्चा तो 8th से लेकर के +2 तक जो एजुकेशन लेता है सभी प्रतियोगिता में आपके शामिल होंगे, तो इसके बारे में दर्शकों को आप जानकारी दें। हाँ, ये तो ओपन प्रतियोगिता है जी। मान लीजिए कि अगर 14 साल का बच्चा भी जो है वो रनिंग कर सकता है और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो 30 साल का भी अगर रनिंग में हिस्सा ले रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है ये ओपन ही प्रतियोगिता है। चलिए देखिए, मैं स्वागत करता हूँ आपकी बात का, बट यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक बच्चा 8th का स्टूडेंट है, उसकी उम्र होती है 12 वर्ष, उसका भी कहीं ना कहीं मन उबलता है और इच्छाएं होती हैं, क्योंकि आपकी एनजीओ संस्था प्रतियोगिता करने वाले स्टूडेंटों के लिए आगे बढ़ा रही हैं, उसका मनोबल बढ़ा रही हैं, तो उसकी उम्र होती है 8th में पढ़ने वाले की, मैं मानता हूँ 10 से 12 वर्ष हो सकती है, और एक बच्चा +2 करने वाला 18 वर्ष का भी हो सकता है, 20 वर्ष का भी हो सकता है और 14 वर्ष की उम्र का भी हो सकता है। तो आप 10 वर्ष से लेकर के 20 साल के बच्चे की जो उम्र का डिफरेंस है उसके लिए आपने क्या सोचा, उसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? जी बिल्कुल, आने वाले समय में जो है हम कैटेगरीज डिवाइड कर देंगे जी। अंडर एज वाले बच्चे जो है वो अलग करेंगे और सीनियर बच्चों को अलग कर देंगे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं है, हम लोगों के पास ही समय नहीं है कि जो अलग अलग प्रतियोगिताएं करा सकें। अगर हमारी टीम में और भी लोग जुड़ेंगे तो उनको ये जिम्मा दे दिया जाएगा, उस समय तो अलग अलग प्रतियोगिता होती रहेंगी, लेकिन ट्रायल के तौर पर ये प्रतियोगिता जो है वो ओपन ही होने वाली है। तो जहाँ तक मेरा सवाल फिर आपसे पुनः यही कहना है कि इसके बारे में आपकी एनजीओ को एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा 10 साल का आपकी प्रतियोगिता में आएगा और 20 साल वाले बच्चे के साथ लगेगा तो डेफिनेट वो बच्चा पीछे रहेगा और उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या विचार करेंगे, अपनी एनजीओ को इसके बारे में अवगत कराएं दर्शकों को? नहीं, उत्साह कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो उसकी उम्र काफ़ी कम है, वो तैयारी करता रहे और प्रथम आना, द्वितीय आना, तृतीय आना ही काफ़ी नहीं होता, इवेंट में पार्टिसिपेट करना भी काफ़ी ये उत्साहजनक होता है बच्चों के लिए। और आने वाले समय में जो है मैंने आपको बताया और पुनः बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है अंडर एज के बच्चों को जो है अलग करेंगे, 18 से जो नीचे बच्चे रहेंगे उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे और सीनियर्स को अलग रखेंगे आने वाले समय में। लेकिन समय को देखते हुए अभी फ़िलहाल जो है वो ओपन ही प्रतियोगिता होने वाली है। जैसे ही मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे टीम मेंबर्स अगर बढ़ जाते हैं जी और साथी भी हमारा सहयोग करते हैं, सहयोग मिलता है, तो आगे ये प्रतियोगिताएं ग्रुपों में डिवाइड करके वो होती रहेंगी। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी जानना चाहते हैं कि ब्रज चतुरंगिणी फाउंडेशन संस्था में स्पोर्ट्स में क्या क्या वर्क हैं आपके, किस किस को आगे लेके जाएंगे? स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ा होता है।
किसी भी संस्था का मेरी नज़र में उद्देश्य एक ही होना चाहिए। काम करने को तो बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं एक एनजीओ के माध्यम से, जी क्योंकि शुरुआत में एनजीओ के पास फंड की काफ़ी कमी रहती है। जी तो इसलिए हमने सोचा है कि किसी भी एक स्पोर्ट्स को उठाया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिभागी हैं, जो खेलते हैं, उनको नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक लेकर के जाया जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा उसमें फाउंडेशन में जो है फाइनेंस यानी पैसे की कमी का अभाव होता है, तो जिस तरीके से देखा जाता है कई फाउंडेशन पहले स्थापित हुए और उनका थोड़ा सा काम शुरू हुआ तो वो उन्होंने जो है समाज के लिए नहीं अपने पेट भरने के लिए काम किया। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन जी जब तक, जैसा कि नाम है उसका संगठन, जी जब तक जितने भी सदस्य होते हैं एनजीओ के वो एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, उनके उद्देश्य अगर अलग अलग हो जाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। और रही बात कि अपना भला चाहते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो हैं जितने भी हमारे 8 मेंबर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं सुरेश भारद्वाज, वो एक्स आर्मी सर्विसमैन रहे हैं जी और तो उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है उनका। अच्छा, वो पहले हमारे क्षेत्र में आप लोग भी जानते होंगे कि स्पोर्ट्स में उनकी काफ़ी रुचि रही है। अपने टाइम पे वो जो है काफ़ी गेम्स खेले हैं जी तो इसलिए हमने उनको जो है अध्यक्ष बनाया है सभी लोगों ने सहमति से। और उसके बाद जो उपाध्यक्ष जी हैं वो हैं सौरभ सिंह, जो कि यूपी गवर्नमेंट में कार्यरत हैं, लेखपाल हैं। जी और तीसरे मैं खुद हूँ सचिव, मैं भी खुद जो है एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और चौथे नंबर पे हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं गौतम सिंह, जो कि यूपी गवर्नमेंट में ही कार्यरत हैं और पुलिस एज ए पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं वो। और पांचवें जो हमारे साथी हैं योगेंद्र शर्मा जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी जो कि उनको सूचना मंत्री का पद दिया गया है। और छठे नंबर पर हमारे मुकेश कुमार सिंह, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो जो उनको जो है संगठन मंत्री बनाया गया है। और जो कि डॉक्टर राहुल शर्मा, जो कि हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और उनको संरक्षक का पद जो हमने दिया है। और वो इस समय पे जो है यूएसए में अपनी रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। और डॉक्टर सचिन पाठक, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनआईटी यूनिवर्सिटी नीमराणा में। और हमारे साथी सभी जो जारू साथी हैं, सबके पास सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था है। कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो कि एनजीओ पर निर्भर करे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज की सेवा की जा सके। जो एनजीओ है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कि जिस तरीके से आपने बताया, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपकी टीम के लिए हमारे न्यूज़ विलेज इंडिया चैनल की तरफ से। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, स्पोर्ट्स में आप सबसे पहले किस चीज़ को वरीयता देंगे और आपका जो कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जो प्रतिभा छुपी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको कब से अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप इसके बारे में अवगत कराएं दर्शकों को। कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का जो रुझान रहता है, जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आर्मी में जाते हैं। ठीक है, तो हर प्रत्येक गांव से बच्चे जो है रनिंग कर रहे हैं जी। लेकिन हमने सोचा है कि एक साल में 4 इवेंट जी इगलास को 4 जोनों में विभाजित करके जी साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन जी की प्रतियोगिताएं त्योहारों पे कराई जाएंगी। जैसे कि पहला प्रोग्राम 7 मार्च को होली के दिन आयोजित होना है, जिसमें हमारे हरौता क्षेत्र में 5 न्याय पंचायतों को लेकर के प्रोग्राम जो है कराया जाएगा। 5 न्याय पंचायतों में मैं आपको बता दूं कि श्यामगढ़ी में जो ग्राम पंचायतें हैं, श्यामगढ़ी, सूरजा कारोली, बांसवली, अमरपुर। दूसरी न्याय पंचायत पचहरा, पचहरा में जो ग्राम पंचायतें आती हैं गोरई, महदौरा, जमा, कुबरा। शाहपुर, लखटोई, मौजीपुर, ठटोई, जटवा, डेटा, जलालपुर, खिरसौली, दांतू, बक्सा, गेंदौरा। अगली न्याय पंचायत है चौथी छैंचऊ में ऊसरपुर, तारापुर, कलीजरी, जहरौली, अलीपुरा, हरौथा, मुमरेजा और टमोटिया। 5वीं जो न्याय पंचायत है
वो है बिसावली। जी इसमें जो ग्राम पंचायतें आएंगी मतरोई, बलरामपुर, करथला, बलीपुर, भीलपुर, बिशनपुर, कान, चिरौलिया, टीकापुर। तो सबसे पहले जो इवेंट हमारा ऑर्गेनाइज होगा वो होगा होली के अवसर पर, और ये 7 मार्च को होना है। जी और जो प्लेयर जिस न्याय पंचायत से आता है जी वो उस न्याय पंचायत से ही प्रतिभाग कर पाएगा। जी और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो brajchaturangani.org पर खोल दी गई है। आप जो 1 फरवरी से जितने भी हमारे क्षेत्र के प्लेयर हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन उस पर किए जाएंगे, तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सुविधा शुल्क या कोई पैसे की व्यवस्था बच्चों से की गई है? नहीं जी, ये जो है जो किसी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अंत में गजेंद्र जी यही सवाल करेंगे कि क्या दर्शकों के लिए आप संदेश देना चाहते हैं इस न्यूज़ विलेज इंडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि ये जो होली पर जो प्रतियोगिता होने वाली है 7 तारीख को, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो आपको न्यूज़ विलेज इंडिया के माध्यम से, उसकी वेबसाइट के माध्यम से newsvillageindia.com और उनके फेसबुक पेज से आपको मिल जाएगी। तो और जो 1 फरवरी से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्लेयर्स हैं, जो इच्छुक हमारे प्लेयर्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन करें। और साथ ही मैं न्यूज़ विलेज इंडिया के सुनील जोगी जी, रामरी जी और आप सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और ऐसे ही आप आने वाले समय में भी BCF फाउंडेशन जो है इसकी गतिविधियों को कवर करते रहें। साथ ही और भी जितने हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आने वाले समय में NGO की गतिविधियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं पहुंचाते रहें। यही कहना चाहता हूं कि चैलेंज तो काफ़ी है इसमें, लेकिन मेरे दिमाग में कबीरदास जी का दोहा आता है कि धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो एक लंबा समय लगेगा हमें, लेकिन जितने भी काम हैं वो धीरे धीरे होंगे और हम करते रहेंगे। बस मैं यही अंत में कहना चाहूँगा दर्शकों से, और जितनी हमारे क्षेत्रवासी हैं वो सब हमारा सहयोग करें इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और BCF NGO को कवर करने के लिए बस इतना ही। गजेंद्र जी जिस तरीके से आपने कहा, तो मेरा भी कहना रहेगा कि समा चाहे जब बुझ सकती है, समा चाहे जब बुझ सकती है, और कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस न होना, इरादे न बदलना, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। तो ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के लिए एक बार ब्रजचतुरंगिणी फाउंडेशन संस्था का सहयोग अवश्य करें। समय समय पर जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली खबर में। नमस्कार।